तो आज की क्लास में हमको पढ़ना है यूनिट 3 ही, जिसमें हम एप्टीट्यूड के साथ सिविल सेवा के आधारभूत मूल्य पढ़ रहे हैं। और इन मूल्यों में आपने कल निष्पक्षता और गैर तरफदारी के बारे में कुछ सीखा था। आज हम इससे अलग भी एक दो मूल्य पर डिस्कशन करेंगे। जैसे आज बात कर लेंगे सहिष्णुता और समानुभूति पर। तो हमारे मूल्य का जो ये टॉपिक है ये करीब करीब पूरा हो जाएगा। शुरुआत करेंगे निष्पक्षता और गैर तरफदारी में बची हुई थोड़ी बात बताने से। चेतना ही नैतिकता में बाधक है, चेतना ही नैतिकता में सहायक है। ये बिल्कुल ऐसे कि आपके मूल्य कहां होते हैं। आप मान लीजिए मोहिनी अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, कभी आपके ब्लड टेस्ट में आया है क्या कि आप में निष्पक्षता की कमी है, या ब्लड टेस्ट करवाया और आप में आया हो कि आप में गैर तरफदारी कम है, सत्यनिष्ठा कम है। चलिए ब्लड टेस्ट नहीं तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, अपना आप एक्सरे करवा लीजिए, सीटी स्कैन करवा लीजिए, एमआरआई करवा लीजिए, जितने मेडिकल टेस्ट होते हैं सब करवा लीजिए और मुझे बताइए कि क्या इसमें कोई रिपोर्ट आएगी अल्ट्रासाउंड की, सीटी स्कैन की, एमआरआई की कि आप में सत्यनिष्ठा ईमानदारी की कमी है? आएगी? नहीं। क्या आएगी? रिपोर्ट ये आ सकती है ब्लड टेस्ट से और बाकी टेस्ट से कि आप में विटामिन डी कम है, विटामिन B12 कम है। इसका शरीर के भीतर मूल्य नहीं है। शरीर के भीतर हमारे जितने ऑर्गन्स हैं उन सबको हम मेडिकली एग्जामिन कर सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसका मतलब शरीर से मूल्यों का कोई संबंध नहीं। एक आदमी का हीमोग्लोबिन 12 हो, दूसरे का भी 12 हो, क्या जरूरी है कि दो 12 हीमोग्लोबिन वाले लोग समान रूप से नैतिक और ईमानदार होंगे? हो सकता है 12 हीमोग्लोबिन वाला आदमी निहायत बेईमान हो और दूसरा निहायत ईमानदार हो। एक में विटामिन डी की कमी है तो क्या उसमें सत्यनिष्ठा भी कम होगी? नहीं। तो क्या समझा आपने मोहिनी से? इससे आपने समझा कि सत्यनिष्ठा हमारी चेतना में है, सत्यनिष्ठा हमारे शरीर में नहीं है। वही आदमी उसी शरीर के साथ सत्यनिष्ठ भी हो सकता है, बेईमान भी हो सकता है। जैसे आपने वाल्मीकि का नाम सुना ना, वाल्मीकि का। वाल्मीकि एक चोर था, डाकू था, और वाल्मीकि बाद में ऋषि है। जब वाल्मीकि चोर से, डाकू से ऋषि बने तो क्या उनका विटामिन डी का कंपोजिशन, विटामिन B12, उनके लंग्स का स्ट्रक्चर सब बदल गया? कुछ नहीं बदला। वही शरीर क्या बदली? चेतना। इसलिए आपके मूल्य चेतना में रहते हैं। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा, समानुभूति का संबंध चेतना से है। अब यही चेतना बहुत सारी चीजों से प्रभावित होती है, जैसे समाज से, रूढ़ियों से, कुरीतियों से। जैसे आप खराब पानी पिएंगे तो वाटर बॉर्न डिजीज हो जाएगी, वैसे खराब समाज में रहेंगे तो खराब चेतना बन जाएगी, खराब कल्चर में रहेंगे तो खराब चेतना बन जाएगी, खराब राजनीतिक व्यवस्था में रहेंगे खराब चेतना बन जाएगी, खराब परवरिश होगी तो खराब चेतना बन जाएगी। जैसे प्रदूषित पानी पियोगे तो शरीर में बीमारी आती है, वैसे खराब समाज में रहोगे, खराब संस्कृति में रहोगे, खराब परवरिश में रहोगे तो खराब चेतना बन जाएगी। ऐसी चेतना जिसमें रूढ़िवादिता ज्यादा हो गई, जिस चेतना में वैज्ञानिकता की कमी हो गई, वो चेतना मूल्यों में बाधक बन जाएगी। जिस चेतना में समानता ज्यादा चली गई, लोकतंत्र चला गया, न्याय चला गया, वो चेतना मूल्यों में सहायक बन जाएगी। तो चेतना की क्या होती है? चेतना की होती है ट्रेनिंग। जैसी ट्रेनिंग उस चेतना को मिली है, उसी ट्रेनिंग से तय होगा कि आपकी चेतना में मूल्यों की सहायक दशाएं होंगी या बाधक। अगर आपकी चेतना की ट्रेनिंग करने वाला इंस्ट्रक्टर, उसका प्रशिक्षक समाज, संस्कृति सब घटिया है, रूढ़िवादी दकियानुसी समाज में आप रहते हैं, आप प्रगतिशील संस्कृति में आप रहते हैं, खराब धार्मिक प्रशिक्षण आपको मिल रहा है, तो चेतना खराब हो जाएगी। ठीक है, और समझ आई? हाँ देखिए, और फॉरेस्ट कटिंग जो हो रही है उसमें जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो स्टूडेंट्स के साथ मारपीट भी करवा रहे हैं, और एक विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता, भारत के जो लोकतंत्र के चैंपियन हैं, जो अक्सर विद्यार्थियों के साथ खड़े हो जाते हैं, वो अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। भारत में सारे नेता इसी तरह के हिपोक्रेट हैं। जहाँ पावर में होते हैं वहाँ इनको कुछ नहीं दिखता। वहाँ देश के सबसे बड़े नेता, विपक्ष के सबसे बड़े नेता, वो मौन है, उनके मुंह पर टेप लगा हुआ है। वहाँ बेचारे विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, और अक्सर वही नेता अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में जाना होता है चले जाते हैं, बंगाल में भी चले जाते हैं कभी कभी। यहाँ सब जाके बताते हैं कि यहाँ मानवाधिकारों का, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लेकिन उनके रूल स्टेट में लोकतंत्र का हनन और नहीं होता, पर्यावरण का हनन नहीं होता है। भारत में ये बड़ी समस्या है, और ये आप ही लोग इसको दुरुस्त कर सकते हैं। जब हम व्यक्ति पूजा ज्यादा करते हैं और हम व्यक्तियों से बहुत उम्मीद करते हैं कि ये वाला नेता खराब है जो भी है, तो इसकी जगह ये वाला उसकी बुराई करो तो अच्छा हो गया। संस्थाएं मजबूत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो देखिए, कल हमने निष्पक्षता और गैर तरफदारी पर कुछ बात की थी और कहा था कुछ होमवर्क में आप करके आएंगे। ना, होमवर्क में कहा था कुछ करके आएंगे। क्या क्या कहा था कि बनती कैसे है निष्पक्षता, गैर तरफदारी, मुझे बताइएगा। बनती कैसे है, लाभ हानि इसके क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है। तो जरा शुरू करिए निष्पक्षता से, और मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि इसके बाद भी कुछ मूल्य आज पढ़ने हैं। आज ये मूल्यों वाला टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे। तो निष्पक्षता में हमको तीन बात समझनी, तीन टेबल बना रहा हूं। एक, इसके निर्माण के घटक या कारक। दूसरा,
निष्पक्षता की चुनौतियां, और तीसरा इसके लाभ। इसके लाभ बताइए। निर्माण के घटक या कारक बताइए, निष्पक्षता कैसे बना सकते हैं? जल्दी जल्दी सब लोग बताइए कैसे बन सकती है निष्पक्षता। देखिए उधर जंगल कट रहा है, इधर पानी गायब है। नैतिक आदर्श से बनेगी सूरज, ये जवाब नहीं चलेगा, कुछ प्रिसाइज बताना होता है, ये बड़ी सामान्य बात है। निष्पक्षता खुद ही नैतिक आदर्श है, तो तुम ये कह रहे हो निष्पक्षता निष्पक्षता से बनेगी। अगर निष्पक्षता एक नैतिक आदर्श है और तुम कह रहे हो निष्पक्षता नैतिक आदर्श से बनेगी, तो इसका नैतिक आदर्श से बनेगा। सबसे पहले हम इंसान को इंसान समझे, ना कि किसी धर्म जाति। इसको कहने का तरीका बदलो। एक बात इन्होंने कही, रुकेगा, मोहिनी कमाल ने एक कमाल की बात कही है। अब मोहिनी कमल है या कमाल है मुझे पता नहीं, लेकिन मोहिनी कमाल मैंने पढ़ा और इन्होंने कमाल की बात कही। देखो पहला कारक ये है कि हमारी बहुत सारी पहचान है। जैसे मैं मान लीजिए पहले एक जैविक प्राणी हूं, फिर मनुष्य हूं, फिर भारतीय हूं, फिर हिंदू हूं, पुरुष हूं, ऐसी मेरी बहुत सारी पहचानें हैं। अगर इन पहचानों का सही क्रम आपने बनाया तो आप निष्पक्ष बनेंगे। अगर आपने इन पहचानों का गलत क्रम बना लिया तो आप निष्पक्ष नहीं बनेंगे। तो समझिएगा पहली बात कुछ ऐसी है, ये मानव, ये दूसरा गोला मान लीजिए नर, तीसरा गोला मान लीजिए पुरुष, चौथा गोला मान लीजिए भारतीय, पांचवा गोला मान लीजिए हिंदू। क्या हुआ? कैसे हमने अपनी पहचान को संरचित किया है? बड़ी पहचान से छोटी पहचान की तरफ आ रहे हैं। एक इंसान जो निर्णय करते समय व्यापक हित से व्यक्तिगत हित की तरफ आता है, व्यापक हित से व्यक्तिगत हित की तरफ, व्यापक पहचान के साथ संकीर्ण पहचान की तरफ आता है, वो निष्पक्ष बनता है। लेकिन अगर मैं गोले को उलट दूं, मैं हिंदू को पहले कर दूं, मैं पहले हिंदू हूं, पहले मैं भारतीय हूं, पहले मैं पुरुष हूं, तो मैं निष्पक्ष नहीं रह जाऊंगा। तो इसका पहला जो हमने आइडिया निकाला, वो निकाला क्या? व्यापक हित के साथ वैयक्तिक हित को समायोजित करने से। जिस मोमेंट में यह समझ जाता हूं कि पूरी दुनिया के मानवों की भलाई में ही मेरी भलाई है, उस वक्त मैं पूरे मनुष्यता के लिहाज से सोचता हूं, तब मैं निष्पक्ष बनता हूं। लेकिन अगर मैं अपने संकीर्ण हित को पहले रख लेता हूं कि मैं हिंदू हूं, हिंदू के तौर पर मेरी जो पहचान है यही हित मानवों के हित से, भारतीय हित से, नर के हित से ऊपर चला गया, तो मैं पक्षपाती बन जाऊंगा। तो एक इंसान पहचान छोड़ नहीं सकता अपनी। मैं हिंदू होना बंद नहीं हो पाऊंगा, मैं पुरुष होना बंद नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मुझे समझना होगा कि पुरुष, हिंदू, भारतीय, इन पहचानों को बड़ी पहचान के अंतर्गत रहना चाहिए। तो आप इसको कह सकते हैं व्यापक पहचान के साथ संकीर्ण पहचानों का समायोजन करके। पहला तो निष्पक्षता बनाने का तरीका यह है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, फौजिया नर पुरुष में बहुत अंतर होता है, बहुत बार बताया। कहां रहती हो? अच्छे विद्यार्थी हो फिर भी कह रही हो ऐसा। आपको कितनी बार पढ़ाया मैंने कि नर मादा जैविक होते हैं, स्त्री पुरुष बनाए जाते हैं। जब एटीट्यूड पढ़ा रहा था तो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि एक घर में दो बच्चे पैदा हुए, नर और मादा, उसमें मादा को बाल लंबे रखवा के, कान में बाली पहना के, नाक में नोजपिन पहना के, बारबी डॉल दे के, घर में किचन का काम करवा के, लड़कों से हंस हंस के बात करती थी, कहा हंसा मत करो ठीक नहीं है, ऐसे हमने उसको स्त्री बना दिया था। और कहा था दूसरा वाला जो था, जो घर घुस्सू था, मुस्कुराता नहीं था किसी को देख के, उसको कहा सबको देख के मुस्कुराया करो, बाहर खेलने जाओ, किचन के काम में बताओ तुम्हारा काम नहीं है, ऐसा कह कह के हमने उसको पुरुष बना दिया। पढ़ाया था पुरुष और स्त्री सांस्कृतिक प्रोडक्ट है, नर मादा जैविक पहचान है। बताया था कि शेरनी भी मादा होती है, लेकिन शेरनी स्त्री नहीं है। शेर नर है, लेकिन शेर को पुरुष नहीं कहा होगा तुमने कभी। शेर को देखकर किसने कहा होगा नर है ये? कभी कहा कि पुरुष है ये? कभी आपने शेरनी देख के कहा करवा चौथ रखो, बुर्का पहनो? ठीक है, तो ये जो आपको बताया था उससे इसको आप याद रखिए। दूसरा, साइड वाइड नहीं होगा सपना, सपने में ही साइड हो पाऊंगा तुम्हारे में, यथार्थ में जगते हुए साइड नहीं होगा। ये तुमको जब मिलता है, यही पीडीएफ में मिल जाता है, तो क्यों साइड करवाते हो? सारा कुछ छपा छपाया अगले दिन पीडीएफ में मिल जाता है, फिर भी साइड हो जाइए, साइड प्लीज क्यों करते रहते हो? देखो समझो, हाँ मैं बोलता हूं जब लिखता हूं तो उसको सुन लिया करो। ठीक है, दूसरा क्या तरीका हो सकता है निष्पक्षता बनाने का? दूसरा तरीका होता है समाज में श्रेणी क्रम को तोड़ना।
समाज में श्रेणी क्रम जितना घटेगा, श्रेणी क्रम समझते हो, एक वर्ग उच्च दूसरा निम्न, तो पहचानों के बीच उच्च और निम्न का भेद खत्म करना उससे, तो आप कहेंगे समाज में विभिन्न पहचानों के मध्य श्रेणी क्रम को समाप्त करना। अगर आप सीढ़ी नुमा समाज बनाएंगे, पुरुष ज्यादा महत्वपूर्ण, स्त्री कम महत्वपूर्ण, ब्राह्मण ज्यादा महत्वपूर्ण, शूद्र कम महत्वपूर्ण, तो निष्पक्षता नहीं होगी। श्रेणी क्रम को खत्म करिए। और क्या खत्म करिए? उच्च निम्न का अंतर समाप्त करके, और कह सकते हैं विभिन्न पहचानों के मध्य समानता का संबंध बनाकर, कह सकते हैं बंधुत्व या भाईचारे के विकास से निष्पक्षता बढ़ती है। मूल्यों के नैतिक होने से ये कौन सा आंसर हुआ फौजी? आज तुम फार्म में हो लगता है। अरे मूल्य नैतिक होते हैं तो मूल्यों के नैतिक होने से क्या होता है? तो बात वही होगी जैसे कह दे कोई कि ब्रिज पुल होता है। अरे ब्रिज का मतलब ही पुल है, तो तुम कह रहे पुल पुल होता है। समानता से ये बात ठीक है। तीसरा संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद, जितने इस तरह के विचारधाराएं हैं जो क्या करते हैं? व्यावर्तन, जो हमारे हितों का क्या करते हैं? अलगाव। तो इसका हमारे हित जितने साझे होंगे उतनी निष्पक्षता बढ़ेगी, जितने हमारे हितों में टकराव होगा उतनी निष्पक्षता घटेगी। तो क्या कहोगे? हितों के मध्य टकराव कम करके वर्ग विहीन सामाजिक संरचना से वर्ग भेद को, हालांकि ये बात ऊपर लिखी है विभिन्न पहचानों के मध्य श्रेणी क्रम समाप्त करना, लेकिन उसी को अलग तरीके से लिख दिया कि हितों में टकराव मत कीजिए। दो हित अगर टकराएंगे तो आप निष्पक्ष नहीं बन पाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच बहुत अच्छी दोस्ती होती, दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते। भारत का हित पाकिस्तान के हित के साथ जुड़ा होता। भारत खूब व्यापार कर रहा होता, पाकिस्तान के साथ खूब सामान अपना बेच रहा होता, भारत का सिनेमा बिक रहा होता वहां, भारत का चीनी बिक रहा होता वहां, आलू प्याज बिक रहा होता वहां। हमारा बहुत फायदा होता पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का बहुत फायदा होता भारत से। तो हम पाकिस्तान के संबंध में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या से ग्रस्त ना होते, अब पाकिस्तानी भी ना होते, तो दोनों के हितों में टकराव ना होता तो क्या होता? जो भारत का हित, पाकिस्तान का हित, तुम्हारी निष्पक्षता बढ़ जाती। अभी हम क्या सोचते हैं? पाकिस्तान का किसी भी तरीके से बुरा होना चाहिए। पाकिस्तान क्या सोचते हैं? भारत का बुरा होना चाहिए। पाकिस्तान के तो क्रिकेट के बोर्ड के चेयरमैन, उनके मंत्री, उनके प्रधानमंत्री कह देते हैं कि दुश्मन मुल्क से जीत कराना है अपने खिलाड़ियों के। दुश्मन मुल्क, उनके पीसीबी चीफ का बयान है, दुश्मन मुल्क जो हमारा है उसको हराना है। बताइए, क्रिकेट खेलने आ पा रहे, दुश्मन मुल्क पहले बना चुके, कैसे निष्पक्षता हो? ठीक है, भारत है, कहेगा नहीं हम तुम्हारे नहीं खेलेंगे, हम जाएंगे दुबई खेलने। दोस्ती अच्छी होती तो क्रिकेट मैच, आईसीसी का ट्रॉफी हो रहा, टूर्नामेंट हो रहा है, अरे भाई पाकिस्तान में खेलो। लेकिन हमारी सोच पक्षपाती है क्योंकि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं। इसका हमारा और पाकिस्तान के हितों में क्या है? टकराव। हित में टकराव बढ़ाओगे तो निष्पक्षता खत्म होगी। चीन के लोग भारत के प्रति निष्पक्ष नहीं होंगे, भारत के लोग चीन के प्रति निष्पक्ष नहीं होंगे। लेकिन भूटान के संदर्भ में हम लोग ज्यादा निष्पक्ष रहेंगे। भूटान का कोई मामला आएगा, भारत उस पर निष्पक्ष राय रखेंगे। पाकिस्तान चीन का मामला आएगा, थोड़ा बायस्ड होंगे, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होंगे। तो जितना हितों का टकराव बढ़ता है उतनी निष्पक्षता घटती है। चौथा, भाई भतीजा वाद को संस्थाओं में आने से रोककर और योग्यता तथा मेरिट के आधार पर हकदारी को तय करके, जैसे आप कभी सासाराम में, भभुआ में, आरा में, छपरा में, बेगूसराय में, खगड़िया में, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, बैतूल में, विदिशा में, बलिया, गाजीपुर में, बरेली में, शाहजहांपुर में, जहां भी रहते होंगे, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ में, झुंझुनू, चूरू और जयपुर में जहां भी रहते होंगे, आप जब बाजार में जाते हैं, जयपुर में लस्सी पीने जाते हैं, टिक्की खाने, चाट खाने जाते हैं, तो क्या करते हैं? जो शहर का सबसे बढ़िया टिक्की बनाने वाला, चाट बनाने वाला, लस्सी बनाने वाला, जलेबी बनाने वाला दुकानदार, उसे खरीदते हैं, या पहले देखते हैं कि मैं फला इस जाति का सोनी हूं, मैं चावला हूं, मैं चड्ढा हूं, मैं सिंह हूं, तो मैं सिंह के यहां से सिंह जलेबी खरीदूंगा, मैं सोनी हूं, सोनी की जलेबी खरीदूंगा। ऐसा क्या? आप बाजार में जलेबी उसकी खरीदते हैं जो सबसे अच्छी जलेबी बनाता है, समोसा उसका खरीदते हैं जो सबसे अच्छा समोसा बनाता है। आप इस बात का ध्यान नहीं देते समोसा बनाने वाला किस जाति का है। आप इस बात का ध्यान नहीं देते कि आपको अपना कोई सामान एसी रिपेयर करवाना है तो किससे करवाएं? अपनी जाति वाले से करवाएं, सबसे अच्छे मैकेनिक्स, सबसे अच्छे मैकेनिक्स। आप डॉक्टर को दिखाने जाते कभी नहीं सोचते अपनी जाति वाले डॉक्टर को दिखाना है, आप क्या कहते हैं? सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। तो आपकी सोच कैसी जाती है? बाजार में जलेबी खाते समय, डॉक्टर का चयन करते समय, सूट सिलवाते समय, समोसा खाते समय आपकी सोच निष्पक्ष हो जाती है, आप मेरिट के आधार सोचते हैं। लेकिन यही मेरिट हमने अपनी संस्थाओं में नहीं रखी है। हमने यही मेरिट अपनी संस्थाओं में नहीं रखी है। सरकार ने क्या किया है? मेरिट के बजाय पहचान,
भाई भतीजा, इन सबको नियुक्ति का, इन सबको प्रमोशन का, हमारी सरकार आई, सिपाही भर्ती होने वाली है, मैं सिंह हूं, मुख्यमंत्री हूं, सारे सिंहों को भर दूंगा। यादव जी की सरकार आई, सारे यादवों को भर देंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। योग्यता हकदारी गई भाड़ में, तो आप निष्पक्ष नहीं बनेंगे। निष्पक्षता तब आती है जब मेरी योग्यता के अनुसार प्रतिफल मुझे मिलता है। तो जितनी मेरिट योग्यता बढ़ेगी उतनी हम निष्पक्षता की तरफ जाते हैं। हिमांशु उपाध्याय चूंकि चैट ज्यादा करते हैं इसलिए इनके दिमाग में बात नहीं आ पाती, जल्दी समझा देता हूं। उंगली में पानी डालना, पानी में उंगली डालना, इसका पहचान से क्या संबंध है? मैं पढ़ा रहा हूं कि तुम जब बाजार में जाते हो तो जाति देख के नहीं, कौन सामान अच्छा बनाता उससे खरीदते हो। और ये हाइजीन बता रही, तो हाइजीन तो निष्पक्षता है भाई। हमारी जाति वाला आदमी भी उंगली डाल के पानी में देगा, नहीं पिएंगे, और दूसरी जाति वाला होगा साफ तरीके से पानी देगा, पिएंगे। इसका तो हम निष्पक्षता और सफाई के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। इतनी समझदारी अगर कम है तो कैसे यूपीएससी निकालोगे भाई? निष्पक्षता संबंध पानी में उंगली डालने से क्या? अरे निष्पक्षता का संबंध इस बात से कि हम जाति धर्म पर ध्यान नहीं देंगे, जैसा बाजार में करते हैं। बाजार में आप सबसे बेहतर आदमी का चयन करते हैं जो सेवा सबसे बेहतर देता है, चाहे चिकित्सक हो, बेहतरी में अगर सफाई भी शामिल तो भी शामिल हो जाएगी। तो थोड़ा ना, ये तो देखो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अगर बिल्कुल बिना लगाए बात करोगे तो फिर तो यही सब समझाता रह जाऊंगा। चलिए, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही है आपके डांट खाने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। चलिए, अब उंगली पानी डलवा दी, बताओ पैर हाथ भी डाल, कोई सवाल पूछना वही पूछ लो, तो फिर आगे बढ़ें। तो योग्यता जितनी बढ़ेगी, योग्यता और हकदारी पर जितना आपको लाभों का वितरण किया जाएगा उतना निष्पक्षता बढ़ेगी। और बाकी बात जो तुमने लिखी थी सब जोड़ लेना। मनुष्य को साध्य मानना, समाज में न्याय जितना होगा, जितना हमारी संस्कृति में वैज्ञानिकता होगी, तो आप कह सकते हैं, एक आध बात और लिखी दे रहा हूं, नहीं तो पता चला कि पानी उंगली में ही अटक गए। वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास से, पंथ निरपेक्षता के मूल्य से, लोकतांत्रिक आवृत्ति के विकास से, इन सब में निष्पक्षता बढ़ाई जा सकती है। समानता बढ़ेगी, पंथ निरपेक्षता बढ़ेगी, लोकतंत्र तुम्हारे एटीट्यूड में शामिल होगा, तुम्हारा टेम्परामेंट साइंटिफिक होगा, भाई भतीजावाद की जगह मेरिट को आधार बनाओगे, समाज में श्रेणी क्रम को रोकोगे, वर्गों के बीच हितों का टकराव कम करोगे। इन सब प्रयासों से निष्पक्षता बढ़ती मजबूत होती चली जाएगी, इनसे निष्पक्षता बनेगी। ठीक है, अब आइए अगला, निष्पक्षता कैसे बनती है उसका कुछ उदाहरण दिया। समाज से बनती है, कल्चर से बनती है, वर्गीय हित रोकने से बनती है, मेरिट से भी बनती है, मेरिटोक्रेसी से बनती है। बहुत सारे ऐसे तरीकों से निष्पक्षता बनती है। निष्पक्षता की चुनौतियां क्या है, इसी से निकाल लेंगे। क्या निष्पक्षता की चुनौतियां हैं? जो जो इसका विपरीत है, जो जो इसका विपरीत है, जो मैंने बताया, सब निष्पक्षता की चुनौतियां हैं। अपोजिट कर दी, जैसे संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद, पितृसत्ता, रंग भेद, लिंग भेद, जितने तरह के भेद हैं ये जितना बढ़ेंगे, नस्ल भेद, उतनी निष्पक्षता घटेगी। ऐसे ही राजनीति में, ये सत्यनिष्ठा में बताया था, यहां भी पहचान की राजनीति, समाज में श्रेणी क्रम, हितों का टकराव, संकीर्ण स्वार्थवाद, स्थूल सुखवाद, सदजीवन की संकीर्ण अवधारणा, या इसको भी अर्थव्यवस्था में विकृत पूंजीवाद, ये सब निष्पक्षता के कमजोर होने के आजकल कारण है। हमारी अच्छी जिंदगी का आइडिया छोटा होता जा रहा है, हम सब स्थूल सुखवादी होते जा रहे हैं, केवल भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, हमारा स्वार्थ बड़ा संकीर्ण हो गया है। ठीक है, ये इसके कमजोर होने के कारण है। चलिए, अब लाभ क्या है निष्पक्षता का? उपभोक्तावाद की जगह लिखना होगा अतिशय उपभोक्तावाद, अति उपभोक्तावाद, एक्सट्रीम कंज्यूमरिज्म।
क्या लाभ है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? पानी दिलवा दीजिएगा, देखिए कहीं रखा होगा, यहाँ भी बोलिए क्या क्या बेनिफिट्स है बताइए। पहला, राष्ट्र की एकता अखंडता मजबूत होगी। आंतरिक सुरक्षा, इसको ऐसे समझिएगा, आपके संविधान का आदर्श है राष्ट्र की एकता अखंडता इंटीग्रिटी स्टेट की, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियल है। एक राज्य मान लीजिए हिंदुओं के साथ या मुसलमानों के साथ भेदभाव करे, तो अगर राज्य भेदभाव करेगा तो उस राज्य में हिंदू या मुसलमान क्या होंगे, संतुष्ट या असंतुष्ट? जिसके साथ भेदभाव होगा असंतुष्ट होगा। अगर वो असंतुष्ट होगा तो अपने राज्य के खिलाफ हथियार उठा लेगा, सड़क पर उतर आएगा। जैसे अभी चेन्नई में और बंगाल में, कोलकाता में बड़ी संख्या में मुसलमान सड़क पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि सरकार पक्षपात कर रही है। अब वो मैं नहीं जाऊंगा पक्षपात कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन अगर एक वर्ग को ये लगता है कि पक्षपात हो रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, जातिवाद बढ़ रहा है, तो राज्य का एक वर्ग असंतुष्ट होने लगेगा, और जो वर्ग असंतुष्ट होगा वो राज्य को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे देखिए, आपको इसका क्लासिक एग्जांपल देता हूं। 1971 में पाकिस्तान में चुनाव हुआ, और उस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने भुट्टो की पार्टी से ज्यादा सीट जीत ली, पंजाबी पार्टियों से ज्यादा सीट जीत ली। तो कायदे से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था शेख मुजीबुर रहमान को, क्योंकि उनकी संसद में उनके पास नंबर ज्यादा था, बहुमत था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में पंजाबी मुसलमान उर्दू को लेकर बड़े कट्टर थे, और भी कुछ मुसलमान, वो बंगाली मुसलमान को भाषा के आधार प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे। जैसे भारत में चुनाव हो, सपोज कीजिए कांग्रेस को 272 सीट आ जाए, 272 बहुत का संख्या है भारत में, 273 सीट आ जाए, और 273 सीट आने के बाद भी आप कांग्रेस को सरकार ना बनाने दें, जबकि क्लियर कट बहुमत है, तो कांग्रेस के जितने सपोर्टर होंगे वो राज्य में हिंसा करने लगेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि राज्य हमारे मैंडेट का सम्मान नहीं कर रहा। बंगाली नाराज हो गए, नाराज हुए, प्रदर्शन किया, तो पश्चिमी पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज दी, बंगालियों को मारना शुरू किया। ढाका यूनिवर्सिटी में घुस के सैकड़ों प्रोफेसर्स को, सैकड़ों टीचर्स को एक ही दिन में मार दिया, स्टूडेंट्स टीचर्स को, सारे इंटेलेक्चुअल्स को चुन चुन के मारना शुरू किया बंगालियों को। परिणाम क्या हुआ? इस पक्षपात से पाकिस्तान में हिंसा बढ़ी और बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट के अलग हो गया। सूडान में यही हुआ, एक हिस्से में ईसाई ज्यादा, एक हिस्से में मुसलमान ज्यादा, उससे राज्य दो पार्ट में टूट गया, क्योंकि उनमें पक्षपात हो रहा था। जो सरकार में आता था, एक वर्ग का जो आदमी आता था वो दूसरे वर्ग के आदमी के बजाय अपने लोगों को भरने लगता था सरकार में। ठीक है, तो अगर आप निष्पक्षता छोड़ेंगे तो फिर पहला जो नुकसान होगा वो देश की एकता अखंडता कमजोर होगी, आंतरिक सुरक्षा खराब होगी। तो मैंने यहां लाभ लिखा, हानि नहीं लिखी। लाभ लिखने का मतलब इससे ये होगा, इसका उल्टा कर दीजिएगा, निष्पक्षता नहीं होती उसका उल्टा होगा। ठीक है, संस्थाओं की विश्वसनीयता, मान लीजिए भारत का सुप्रीम कोर्ट पक्षपात करने लग जाए, तो कुछ दिन में जिस वर्ग के प्रति पक्षपात करेगा उसके अलावा दूसरा वर्ग जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने से इनकार कर देगा। इसका मतलब इससे संस्थाओं की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता सभी वर्गों में बनती है। आपके राज्य में पक्षपात बढ़ेगा तो कुछ ही वर्ग संस्थाओं को स्वीकार करेंगे, सारे वर्ग स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही निष्पक्षता से सामाजिक न्याय आएगा और वंचित वर्गों का उत्थान होगा। इससे समावेशी विकास होगा, कोई विकास से छूटेगा नहीं। क्या बाधा है सामाजिक न्याय में? अगर एक जाति के, उच्च जाति के लोग संस्थाओं में भर गए तो निम्न जातियों को, लोगों को उनकी हकदारी नहीं देंगे। लेकिन अगर वो लोग निष्पक्ष होंगे तो सभी वर्ग के लोगों को बराबरी के साथ ट्रीट करेंगे। जितनी राज्य में निष्पक्षता बढ़ेगी, ब्राह्मण निष्पक्ष हो जाए, क्षत्रिय निष्पक्ष हो जाए, हिंदू निष्पक्ष हो जाए, मुसलमान निष्पक्ष हो जाए, अगर लोग निष्पक्ष होने लगेंगे तो सामाजिक न्याय बढ़ेगा। क्योंकि कोई एक वर्ग है जो ताकतवर ज्यादा है और पक्षपात के कारण सामाजिक न्याय नहीं होने दे रहा है। जैसे भारत में जातिवाद से सामाजिक न्याय नहीं हो पाया, क्योंकि भारत में उच्च जातियों ने संसाधनों पर कब्जा कर लिया। यही उच्च जातियों में जातिवाद कम हो जाए तो सामाजिक न्याय में बाधक नहीं बनेंगे। इससे बंधुत्व की भावना मजबूत होगी। फ्रेटर्निटी का मूल्य भी संविधान के उद्देश्य में है, प्रियम्बल में
बंधुत्व की भावना मजबूत होगी। और ऐसे बहुत सारे लाभ, जैसे इससे शासन में शुचिता आएगी, शासन में शुचिता आएगी। प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस आएगी, और बहुत सारी बात है जिससे निष्पक्षता होगी। तुम्हारी संस्थाओं का चरित्र समावेशी होगा, लोकतंत्र ज्यादा समावेशी होगा, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व उसमें आएगा। राज्य की संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, क्योंकि आप भाई भतीजावाद के कारण मेरिटोरियस लोगों को आने से रोकेंगे नहीं, तो इससे सबके जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, क्योंकि जब संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी तो सेवा की गुणवत्ता बढ़ेगी। ब्राह्मणवाद या क्षत्रियवाद के कारण मैं किसी पिछड़ी जाति के प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी में आने से रोकूंगा नहीं, उसको आने दूंगा। तो आएगा अपने मेरिट के दम पर, टैलेंट के दम पर, तो संस्थाओं क्या करेगा, बेहतर पढ़ाएगा, संस्थाएं बेहतर होंगी, संस्थाओं की बेहतरी होगी। तो ये सारे लाभ आपको निष्पक्षता से मिलेंगे। गैर तरफदारी भी ऐसे कर लीजिएगा, गैर तरफदारी का मायने बता ही दिया है, उसको भी कर लीजिएगा। अब आइए चलते हैं दो अन्य मूल्य की तरफ। इस पर कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझे बता दीजिए। आ गई, सपना सिंह को आ गई, क्लियर है। सुनीता डांगी, पापा कुमार को भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। मोहिनी ने तो कमाल कर ही रखा है आज। हाँ, गैर तरफदारी केवल सिविल सेवक के लिए ही होता है मूलतः। बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। चलिए, तो आपने इस तरीके से ये कर लिया। ठीक ऐसे ही आपको गैर तरफदारी पर भी कुछ बातें निकाल लेने की जरूरत होगी, और उसमें आप दिखा पाएंगे कि कैसे सिविल सेवकों में अगर गैर तरफदारी होगी, लाभ में जैसे दिखा पाएंगे कि अगर सिविल सेवकों में गैर तरफदारी होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि गैर तरफदारी वाले सिविल सर्वेंट विपक्ष के नेताओं को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं करेंगे। विपक्ष को उतना ही मौका मिलेगा जितना सत्तारूढ़ दल को। गैर तरफदारी के मूल्य से सिविल सेवा की विश्वसनीयता बनी रहेगी। लोग सिविल सेवकों को शंका की निगाह से नहीं देखेंगे, उनकी विश्वसनीयता रहेगी, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंट की तरह नहीं दिखाई देंगे। गैर तरफदारी से राजनेता सिविल सर्वेंट्स को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सिविल सेवा का राजनीतिकरण नहीं होगा। गैर तरफदारी से सिविल सेवा के अंदर विभाजन या पोलराइजेशन नहीं होगा। आजकल ऐसा हो गया है, उत्तर प्रदेश बिहार में क्षत्रिय ब्यूरोक्रेट्स की अलग लॉबी है, यादव ब्यूरोक्रेट्स अलग हैं। अगर एक सरकार चल रही होती तो उसमें यादवों को पद नहीं दिए जाते, दूसरी वाली आ जाएगी, क्षत्रिय बाहर हो जाएंगे, ब्राह्मण बाहर हो जाएंगे। तो ब्यूरोक्रेसी भी कई खेमों में बढ़ गई है। दलित ब्यूरोक्रेट्स का अलग खेमा है, क्षत्रियों ब्राह्मणों का अलग है, यादवों का अलग है। गैर तरफदारी होगी तो इस तरह का विभाजन नहीं होगा। गैर तरफदारी होगी तो सिविल सर्वेंट राज्य के हित को हर हालत में प्राथमिकता देंगे, अपने हित के ऊपर भी, पार्टी के हित के ऊपर भी। इससे उनके काम काज में पारदर्शिता आएगी। ठीक है, तो गैर तरफदारी में प्रक्रियाओं का पालन होना, विधि के शासन का मजबूत होना, इस तरह के लाभ आप इसमें बता सकते हैं। लाभ में जैसे नौकरशाही का राजनीतिक दबाव से मुक्त होना, इस तरह के बहुत सारे लाभ आप इसमें भी। सिविल सेवा से देश का विकास होगा, ये बड़ी सामान्य बात है सोनाली। कुछ थोड़ा विशिष्ट, जैसे मैंने लिखा है कि विधि के शासन का सुदृढ़ीकरण, ये थोड़ा प्रिसाइज आइडिया है। रूल ऑफ लॉ इसलिए कमजोर है क्योंकि सिविल सर्वेंट पार्टी के हित के लिए काम करने लगे, विधियों के लिए नहीं। पार्टी कहती है विधियां भी तोड़ देते हैं, इससे विधि के शासन में लोगों का जो भरोसा है, लोगों की निष्ठा है, वो कमजोर हुई है। ये बात कुछ आर्गुमेंट होगा। चलिए खैर, अब आइए, अगला मूल्य है हमारा सहिष्णुता। 3-4 भाग में इसको आप बांट लीजिए। एक इसका आशय, दूसरा इसका निर्माण कैसे होगा, तीसरा इसकी चुनौतियां क्या हैं, और चौथा इसके लाभ क्या है। फिर ऐसे एक बार हम लोग समानुभूति पर भी बात कर लेंगे। ये आपके सिविल सेवा के कुछ आधारभूत मूल्य हैं, बुनियादी मूल्य हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। बताइए सहिष्णुता का क्या मायने है।
जमीनी स्तर पर सोचना। अरे नहीं नहीं भाई, ये तो कहाँ तुम इतना जमीनी स्तर पर उतर गए। एकदम जमीनी स्तर पर सोचने से सहिष्णुता नहीं बनती। सहनशीलता इसका बड़ा सामान्य मायने है रोशन। कुछ थोड़ा एथिक्स का तड़का लगाओ, इसमें छौंक लगाओ। अरे भाई साहब मायने मत बताओ सहन करना। ठीक है, ये तो सहन वहन करना है तो हिंदी हो गया, एक तरह से उसी का समानार्थी हो गया। मैं पूछूं सूरज क्या है, आप कहते हैं सन है। मैं पूछूं सन क्या है, आप कहते हैं दिवाकर है। मुझे दिवाकर क्या है, आप कहते हैं प्रभाकर है। ये सब तो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे भाई, पर्यायवाची मत बताओ। सभी धर्मों को समान महत्व देना ये सर्वधर्म संभाव है, सहिष्णुता नहीं। सहिष्णुता और सर्वधर्म संभाव में बहुत अंतर है। सभी धर्मों का समान आदर, नम्रता चौहान जी सेकुलरिज्म है या फिर सर्वधर्म संभाव है, सहिष्णुता नहीं है। इसलिए पहले पूछ लेता हूं। पूछता इसलिए हूं कि मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन तुम्हारी गलतफहमियां भी दूर होनी चाहिए। लोग अपने पद की गरिमा भूल जाते हैं, इसका सहिष्णुता से कोई मतलब नहीं। श्वेता पवार की बात ठीक है, थोड़ी खुद को उसी जगह रखकर नियम बनाना, ये सहिष्णुता नहीं है। संजना परमार, अगर भूलता लिखा है तुमने, भूलता बहुलता होगा तो ठीक है, क्योंकि मैं धीरे धीरे ये समझने लगा हूं कि तुम लोगों की एक लिपि अलग है जिसका विकास तुम लोगों ने किया है। पहले तो मैं पढ़ ही नहीं पाता था, लेकिन इधर बीच जोर लगाया है तो समझने लगा हूं। मैं समझ रहा हूं कि तुम बहुलता लिखना चाह रही थी शायद। धर्म वाली जितनी बात लिखी सब गलत है। चलिए देखिए, पहला जो आशय है ना, इसका क्या मतलब हो सकता है, तो हम कहेंगे सहिष्णुता का मतलब है, सहिष्णुता का मतलब है मतों का सापेक्षतावाद स्वीकार करना। इसका मतलब है अनेकांतवाद को मानना। इसका मतलब है विविधता और बहुलता का स्वीकरण। इसका मतलब है मतों के संदर्भ में लोकतांत्रिक अभिवृत्ति। मतों का लोकतंत्र है, ये सत्यों का बहुलवाद है। तो अगर कोई इंसान मतों या सत्य के संदर्भ में, दो चीजें हैं देखो केंद्र में, एक है इसको मैंने लिखा सत्य और मत, ओपिनियन और ट्रुथ। इसको लेकर अगर कोई आदमी मानता है कि मल्टी लेयर्ड होता है, मल्टी डिमेंशनल होता है, सत्य बहुआयामी, उसका कोई एक आयाम नहीं है, मत कोई एक नहीं हो सकता, बहुत सारा होगा, तो हम कहेंगे उस आदमी में सहिष्णुता है और उसका ये मूल्य सहिष्णुता का मूल्य है। तो मत या सत्य के संदर्भ में, इसी के संदर्भ में अनेकता, इसके संदर्भ में बहुलता, इसके संदर्भ में विविधता, इसके संदर्भ में लोकतंत्र, इसके संदर्भ में सापेक्षता, मल्टी डिमेंशनलिटी है, मल्टी लेयर्ड है, मतों के बहुत सारे लेयर होते हैं, बहुघटकी है ये। इसके संदर्भ में आत्मनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी, इसको कहते हैं सहिष्णुता। अगर कोई मानता है कि ट्रूथ एक ही नहीं है, कोई मानता है कि एक ही मत नहीं है, कोई मानता है कि एक सत्य और एक मत के भी बहुत सारे अवयव या आयाम होते हैं, कोई मानता है कि कोई एक दृष्टिकोण अंतिम नहीं है, कोई मानता है कि मतों का सह अस्तित्व होगा, क्या मतों का, सत्य और मत का सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, तो हम कहेंगे वो आदमी सहिष्णु है और उसका मूल्य सहिष्णुता है। तो यहां तुम कह सकते हो कि ये मतों का सह अस्तित्व है, कह सकते हो ये मतों के संदर्भ में आत्मनिष्ठता का स्वीकरण है, ये मतों के संदर्भ में समानता है, समता है। तुम्हारा मत मेरा मत समान है, इसलिए तुम्हारे के साथ मेरा मत भी रह सकता है। तो जो दृष्टिकोण विविधता का, बहुलता का, अनेकता का, आत्मनिष्ठता का सम्मान करता है, स्वीकरण करता है, उसी दृष्टिकोण को सहिष्णु दृष्टिकोण और उस मूल्य को सहिष्णुता के मूल्य से जाना जाता है। ठीक है, मैंने कई बार बताया, चांदनी सोया मत करो, तुम अमावस ला देती हो। इतनी बार तो कहा भाई समान भाव नहीं होता सहिष्णुता, बहुत लोगों ने तुम्हारे लिखा समान भाव नहीं होता है, सहिष्णुता और समान भाव में अंतर होता है।
बहुत सारे लोगों ने लिखा था सर्वधर्म समभाव पर सभी धर्मों को समान मानना, ये नहीं है सहिष्णुता। मैं हिंदू हूं मान लो, तो मैं कल से क्या कुरान और भगवत गीता को एक मान लूंगा? नहीं भाई। मैं मुसलमान हूं, तो मैं क्या कल कुरान की जगह कभी कभी भगवत गीता पढ़ लिया करूंगा? नहीं। समान मानूंगा तो क्या? कभी कभी मस्जिद में चला गया नमाज पढ़ने, कभी कभी बजरंग बली की पूजा करके चला आया। मुसलमान हूं, नमाज पढ़ा फिर चला गया बजरंग बली के मंदिर वहां पूजा करके चला आया। हिंदू बजरंग बली पूजा किया, उधर फिर जुमा की नमाज पढ़ के शुक्रवार को चला आया। समान मानने का तो तुम यही होगा? ये नहीं होता है। समान मानने में तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, सब कुछ एक ही है। सहिष्णुता का मतलब होता है मैं हिंदू हूं तो पूजा मैं हिंदू बजरंग बली की करूंगा। मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह की पूजा करूंगा। लेकिन मैं ये भी मानूंगा कि जैसे मैं अल्लाह की पूजा करता हूं, अल्लाह की उपासना करता हूं, अल्लाह अकबर कहता हूं, वैसे हिंदू हर हर महादेव कहेंगे। जैसे मैं अजान देता हूं सुबह सुबह, वैसे हिंदू घंटा बजाएंगे, घंटी बजाएंगे। दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना, सहन करना, उनका अस्तित्व मानना। मेरे साथ वो भी रहेगा, कुरान के साथ बाइबल भी रहेगी, कुरान के साथ गीता भी रहेगी। समान भाव में तो बिल्कुल बराबर कर दूंगा, बराबर नहीं, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ दूंगा, दूसरे के वैसी धार्मिक आजादी को स्वीकार करूंगा। ठीक है? तो एकदम समान समान वाला जो कह रहे हो तुम लोग बार बार, कई बार मैंने कहा कि सर्वधर्म समभाव सहिष्णुता को कंफ्यूज मत करो, ये एक बात नहीं है। सर्वधर्म समभाव सहिष्णुता से ऊपर का आइडिया है, जहां एक आदमी इतना ऊपर चला जाता है, मान लेता है यार साहब वही अल्लाह ईश्वर सब एक ही आदमी, भगवान विष्णु अल्लाह सब एक ही है, वो तात्विक एकता तक चला जाता है। राज्य कर सकता है ऐसा, राज्य सर्वधर्म समभाव का पालन कर सकता है। सेकुलर स्टेट वो क्या करता है? नेता इफ्तार की पार्टी में गया, होली मिलन में भी गया, उधर इफ्तार की पार्टी में गया जालीदार टोपी पहन लिया, इधर होली मिलन में गया तो रंग लगवा लिया, वो मानता है सब बराबर है। लोकतांत्रिक राज्यों के नेताओं को ऐसा होना चाहिए, वो सर्वधर्म समभाव की बात मानते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर ये नागरिकों के स्तर पर मूल्य, ठीक है, इसका नहीं होता है। चलिए, तो अब आप ये समझ गए कि सहिष्णुता का मतलब क्या है। तो मैंने जो बोला है उसको चाहिए और छाप लीजिएगा ना। ऐसा दृष्टिकोण जिसमें बहुलता, ऐसा दृष्टिकोण या ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुलता, विविधता, अनेकता, आत्मनिष्ठता, सापेक्षता का स्वीकरण हो, जो सत्य और मत के संदर्भ में निरपेक्षतावाद को खारिज करता हो, निरपेक्षतावाद को खारिज करता हो, जो मतों के सत्यों के सह अस्तित्व को स्वीकार करता हो, जो सत्यों और मतों के संदर्भ में लोकतांत्रिक वृत्ति रखता हो, ऐसे दृष्टिकोण या व्यक्ति को सहिष्णु दृष्टिकोण या सहिष्णु व्यक्ति कहा जाता है। और इस मूल्य को सहिष्णुता के नाम से जाना जाता है। समझ गए? अब इसको सुन लेना एक बार और रोक के लेक्चर वीडियो में, और फिर अपनी कॉपी में छाप लेना। दृष्टिकोण को सहिष्णु कहेंगे, आदमी को सहिष्णु कहेंगे, बशर्ते उसमें अनेकता, विविधता, बहुलता, आत्मनिष्ठता, सापेक्षता, इन सब बातों का स्वीकरण हो। और ऐसे दृष्टिकोण और आदमी में जो ये मूल्य है, जिसने स्वीकार करवा दिया उससे एक से ज्यादा मत, विविधता को स्वीकार करवा दिया, बहुलता को स्वीकार करवा दिया, सापेक्षता को स्वीकार करवा दिया, उस मूल्य को कहेंगे सहिष्णुता। रूपलता कुमारी, आप तो आज पहली बार आई रूपलता कुमारी। अच्छा, हाँ जी, कोमल भतीजा जी आज आप दिखी नहीं थी, इसी को टॉलरेंस बोलते हैं। अब ये ध्यान रखना कि जो सहिष्णुता है ना, ये मानव के सत्यों के संदर्भ में है। नहीं तो तुम कल कह दो कि हमारी एक सहेली रूपाली कह रही थी कि 4 धन 4 जोड़ेंगे तो 9 भी होता है, और तुम कहो कि सहिष्णुता कारण हमने उसको मान लिया कि रूपाली ठीक कह रही हो, 4 धन 4 9 भी हो सकता है। इसको सहिष्णुता नहीं कहते हैं। सहिष्णुता का क्षेत्र केवल मानवीय दुनिया है, गणित नहीं। गणित में सहिष्णुता नहीं लगाओगे कि कल से कोई, तुम गणित के टीचर हो, गणित की परीक्षा में कक्षा 3 के विद्यार्थी ने या 2 के स्टूडेंट ने 4 धन 4 जोड़ के, एक ने 9 लिखा, एक ने 10 लिखा, एक ने 11 लिखा, एक ने 8 लिखा, तुमने सबको 2-2 नंबर दे दिया। 4 धन 4 8 लिखने वाले को भी, 9 लिखने वाले को, 10 लिखने वाले को, 11 लिखने वाले को, तो कहा तुमने हमें सहिष्णु हूं। गणित के पेपर में किसी को कम ज्यादा नंबर ही नहीं आया क्योंकि तुम सहिष्णु थे, तुमने किसी सवाल को गलत माना ही नहीं, कहा सब सही है। जैसे अल्लाह को मानने वाले भी ठीक, भगवान को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले भी ठीक, वैसे ही गणित में त्रिभुज को 5 भुजाओं से गिरी आकृति बताने वाले भी ठीक, त्रिभुज 10 भुजाओं से गिरी आकृति बताने वाले भी ठीक, 3 भुजाओं से गिरी आकृति बताने वाले भी ठीक, सब ठीक। तो ऐसा मत सोचना कि हर जगह तुम कह दोगे कि हम सारे सत्य मान लेंगे। समझ गए? कौन से सत्य हैं? ये वो सत्य हैं जिनका संबंध मनुष्य की दुनिया से है, जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, कानून। जो इंसान बना रहा उसमें होनी चाहिए सापेक्षता। यही कानून आखिरी नहीं है, यही धर्म की किताब आखिरी नहीं है, यही अल्लाह भगवान आखिरी नहीं है, यही पैगंबर नबी आखिरी नहीं है। हाँ, हमारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। दूसरा अपने तरीके से मानेगा, कोई शिर्क या कुफ्र नहीं होगा। एक विचारधारा को मानने से दूसरे विचारधारा को मानने का आइडिया खत्म नहीं होगा। ये विचारधाराओं के संदर्भ में होता है, मतों के संदर्भ में होता है, ओपिनियन के संदर्भ में होता है। गणित में 4 धन 4
जोड़ा, ये ओपिनियन नहीं है। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए ये सहिष्णुता बनती कैसे। पहली बात समझ गए, इसकी कहानी है जैन दर्शन में 6 दृष्टिहीन लोग, आंख नहीं है 6 लोगों की, इसलिए एक हाथी के पास खड़े हैं, सीधा साधा हाथी था, जंगली हाथी नहीं था, सूंड में लपेट के सबको पटक डालता। उसको अलग अलग जगह से छू रहे हैं, कोई हाथी की पूंछ पकड़ लिया, कोई हाथी का कान पकड़ लिया, कोई हाथी की सूंड पकड़ लिया, कोई हाथी का पैर पकड़ लिया, अलग अलग जगह से हाथी को छू रहे हैं और जितना छू पा रहे हैं उसी के हिसाब से हाथी का वर्णन कर रहे हैं। जो पैर पकड़ा का हाथी खंबे की तरह है, जो पूंछ पकड़ा का हाथी झाड़ू की तरह है, जो कान पकड़ा का हाथी सूप की तरह है। सूप गांव में एक उपकरण होता है, इससे अनाज से कंकड़ पत्थर अलग करते हैं। जिसमें सूंड पकड़ी उसने कहा हाथी अजगर की तरह है। असल में कैसा है हाथी? तो जैनी कहते हैं ऐसे कहो, एक दृष्टिकोण से हाथी अजगर की तरह भी है, एक दृष्टिकोण से हाथी झाड़ू की तरह भी है, एक दृष्टिकोण से हाथी खंबे की तरह भी है, एक दृष्टिकोण से हाथी सूप की तरह भी है। ऐसा बोलो, यही है सहिष्णुता। हमने दूसरे मत की गुंजाइश बनाई, ऐसा नहीं कहा हाथी अजगर की तरह ही है। तो सहिष्णुता वो दृष्टिकोण है जो दूसरे मतों के लिए जगह छोड़ता है। इसी को लिखा था मतों का सह अस्तित्व, मतों का सह अस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस ऑफ ओपिनियंस। क्या किया? हाथी अजगर की तरह भी है, ये भी मत मान लिया, हाथी झाड़ू की तरह ये भी मत मान लिया। एक साथ कितने मत आ गए? कई। तो कहेंगे सहिष्णुता है। और अगर आप क्या कहते थे, हाथी अजगर की तरह ही है, इसका अजगर की तरह ही है तो झाड़ू की तरह नहीं हो सकता, झाड़ू की तरह ही है तो सूप की तरह नहीं हो सकता, सूप की तरह ही है तो खंबे की तरह नहीं हो सकता। हाथी तो बहुत तरह से है। वैसे सहिष्णुता मानता है कि हम सब इंसान दुनिया को ऐसे अंधे की तरह देख रहे हैं। आज देखा मैं इस्माइल हूं, आज देखा कि सारी औरतें हमारी बुर्का पहन रही हैं, तो हमने कहा बुर्का ही होना चाहिए औरतों का परिधान। आज देखा मैं रामलाल हूं, देखा औरतें करवा चौथ का व्रत मना रही हैं, कहा करवा चौथ ही मनाना चाहिए। अरे तुम अंधे हो, तुम अभी 5-10 साल 15-20 साल देख पा रहे हो, तुम भविष्य में 500 साल बाद थोड़े देख पा रहे हो, तुम 200 साल बाद थोड़े देख पा रहे हो। आदमी दृष्टिहीन है उस कहानी में अंधों की तरह। जैसे वो अंधे एक बार में पूरा हाथी नहीं देख पा रहे थे, वैसे हम इंसान एक बार में पूरा काल नहीं देख पाते। काल मतलब समय, टाइम। आज से 500 साल बाद क्या होगा, आज से 1000 साल बाद क्या होगा, नहीं देख पाते। तो हम अपने समय में शिकार हो जाते हैं समय के दृष्टिकोण का। हमको लगता है यही सही है, पूंजीवाद ही सही है, जीवन की गुणवत्ता का यही मॉडल सही है, भ्रष्टाचार ही सही है, अच्छे जीवन की यही संकल्पना सही है, औरत ऐसे घर में काम करेगी यही सही है। इसी से हमारे अंदर टॉलरेंस खत्म हो जाता है। जो आदमी मानता है मैं तो अंधा हूं, इतना देख पा रहा हूं जो भी दिखाई दे रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा। इसलिए मुझे कोई अगर आदमी आता है कहता है कि आगे औरतें घर का काम नहीं करेंगी, तो मैं कहूंगा हाँ भाई ये दृष्टिकोण भी हो सकता है। वो कहेगा आगे औरतें मनुष्यों पुरुषों को पीटेंगी, मैं कहूंगा हाँ हाँ हो सकता है दृष्टिकोण। वो कहेगा आगे पुरुषों से करवा चौथ रखवाएंगी, मैं कहूंगा हाँ हो सकता है। वो कहेगा आगे पुरुष भी बुर्का पहनेंगे, मैं कहूंगा हो सकता है। वो कहेगा आगे पुरुष कान में बाली, नाक में कील और पैर में पायल पहन के दौड़ा करेंगे, लिपस्टिक लगा के, मैं कहूंगा हो सकता है। मैं कैसे कह दूं नहीं हो सकता है? एवरी ओपिनियन इज पॉसिबल बिकॉज आई कैन नॉट फोरसी व्हाट इज स्टोर्ड इन फ्यूचर। भविष्य के गर्भ में क्या है मैं थोड़ी देख सकता। Therefore, my perspective, my opinion, my vision is limited, finite, within the time in which we live, which I live. मेरा जो सोच है वो सोच अपने समय की सोच है। इसलिए मुझे हमेशा ये कहना चाहिए कि भाई अभी तो ऐसा हो रहा है, आगे क्या होगा पता नहीं। इसी से बनती सहिष्णुता। जब एक आदमी मानता है कि मैं एक देश और काल में हूं, मैं एक जगह पर हूं, मैं एक टाइम में हूं, अभी मुझे ठीक लग रहा है, अभी दिख रहा है, दूसरे दृष्टिकोण भी हो सकते हैं, दूसरी जगह दूसरे समय में रहने वाला आदमी दूसरी जगह सोच सकता है। तो इससे बनती सहिष्णुता। तो अपने आप को जब तुम क्या मानते हो कि हम सर्वज्ञ नहीं हैं, हम भूत भविष्य वर्तमान सब नहीं जान सकते, हमारा दुनिया को समझने का दृष्टिकोण लिमिटेड है, तो हम सहिष्णु होते हैं। इसी से बनती अभिव्यक्ति की आजादी। जब हम सहिष्णु होते हैं तो हम कहते हैं भाई तुम धर्म की बुराई करना चाहते हो, करो, हो भी, ये भी दृष्टिकोण है। मैं तो धर्म का मानने वाला हूं, कुरान में मेरी बड़ी गहरी आस्था है, लेकिन तुम कह रहे हो कुरान ठीक नहीं, मैं भी ये भी मान लूंगा। तुम कह रहे हो रामचरितमानस ठीक नहीं, मैं ये भी मान लूंगा। तुम कह रहे हो गीता ठीक नहीं, मैं ये भी मान लूंगा। मैं कहूंगा मैं तो मानता हूं, लेकिन तुम्हारी ओपिनियन भी सही हो सकती है। एक दृष्टिकोण कुछ लोगों का ये भी है। तुम कहोगे अंबेडकर सबसे महान विचारक, मैं कहूंगा हाँ ये भी संभव है। तुम कहोगे बौद्ध धर्म अच्छा धर्म है, मैं कहूंगा हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। आई विल ऑलवेज एडमिट डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्हिच इज नॉट माइन। जो मेरा दृष्टिकोण नहीं है वो भी मैं स्वीकार करने के लिए जब तैयार होता हूं। इसका नहीं मैं अपना दृष्टिकोण बदल लेता हूं, बदलता नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण का भी आदर करता हूं, तुम्हारे दृष्टिकोण को जगह देता हूं, आदर करने से जगह देता हूं। अब लेकिन ये समझना कि सहिष्णुता हर समय अच्छी नहीं होती। जैसे एक आदमी कह दे कि दलितों को अछूत समझना चाहिए, और मैं कह दूं हाँ हाँ ये दृष्टिकोण ये भी हो सकता है, तो आप गलत है, क्योंकि आप अन्याय सहिष्णुता कर रहे हैं। सहिष्णुता तभी सही है जब किसी नैतिक मूल्य के साथ जुड़ी हो। इसलिए पॉसिबिलिटी तो हम सब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कई बार इस सहिष्णुता की लिमिटेशन होगी कि इसमें आप बहुत सहिष्णु हो जाएंगे तो आप अनैतिक बातों को स्वीकार करने लगेंगे। जैसे मुसलमान स्वीकार करने लग जाएं कि हिंदू दिवाली मनाते हैं, पटाखा जलाते हैं, ठीक है हिंदुओं का तरीका है, करने दो, लेकिन पर्यावरणीय नैतिकता के हिसाब से ठीक नहीं है। पर्यावरणीय नैतिकता के हिसाब से दिवाली मनाने का तरीका हिंदुओं को बदलना चाहिए।
क्योंकि दिवाली से बहुत ज़्यादा लाइट कंज्यूम होती है, बहुत सारे क्रैकर्स छूटने से हमारा वातावरण पॉल्यूट होता है। बदलना चाहिए, समय के साथ बदलना चाहिए। ठीक ऐसे मुसलमान कहते हैं हम पशुओं की कुर्बानी देंगे एक दिन, एनिमल राइट्स के हिसाब से ठीक नहीं है ये, केवल इसलिए कि हमारे धर्म ने कह दिया कुछ दिन जानवर मार दो, ठीक नहीं है। जैसे हम संवेदनशील हो रहे हैं, हमको पशुओं के बारे में सोचना चाहिए, अगर हमारे पास विकल्प हो कुछ और सोचना चाहिए, सिंबॉलिक कुर्बानी से काम चला लेना चाहिए। तो पर्यावरण की नैतिकता से हम कहेंगे नहीं हिंदू ठीक नहीं है, एनिमल मॉरलिटी से हम कहेंगे नहीं ये बात ठीक नहीं है। तो कई बार हम हर बात को सहिष्णुता से मान नहीं लेते, हम कहते हैं मुसलमानों में तो ट्रिपल तलाक उनका अपना मामला है, चलो ठीक है। हम कहेंगे नहीं, औरतों के अधिकार का मामला है, ठीक नहीं है। दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन सहिष्णु होने का एक नुकसान हो सकता है कि आप हर बात पर सहिष्णु हैं तो कई बार आप बुराई के लिए भी सहिष्णु हो जाते हैं, आप आलोचक नहीं रह जाते। अब इसको सुनने के बाद कोई एक विद्यार्थी आएगा कहेगा आप हिंदू है कि नहीं है, दिवाली जैसे सवाल खड़ा करूँ कहेंगे हिंदू है कि नहीं है। अब तो अच्छा है मेरा नाम अरशद खान नहीं है, नहीं तो कोई मुसलमान आता कहता कुरान के बारे में ऐसा बोल देते मुसलमान हो कि नहीं हो, तो वो भी दिखाता है सहिष्णुता आप में कम है। अरे मैं हिंदू हूं तो इसका मतलब थोड़े है कि हिंदू धर्म की सब बुराई मान लूंगा। मैं अरशद खान होता तो मैं कुरान में जो कुछ लिखा होता सब मान लेता, मौलवी जो कहता सब मान लेता, क्यों मान लूंगा? अरे मेरे दिमाग में, मेरी खोपड़ी में तर्क भी तो है, इसका क्या करूंगा? हिंदू होने मतलब थोड़े तार्किकता छोड़ दूंगा, मुसलमान होने मतलब थोड़े अपना दिमाग खाली कर लूंगा, उसको भी साथ रखूंगा। खैर, तो सहिष्णुता में आपने इसका मायने सीखा, मैंने आपको बताया कि देखो मनुष्य फ्यूचर में नहीं देख सकता, इसलिए आप अंतिम राय नहीं रख सकते। इसी बात से हम ये मानते हैं कि अलग अलग मत जो आ रहे हैं उनको स्वीकार करना पड़ेगा। सहिष्णुता ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, सहिष्णुता चर्चा के लिए बहुत जरूरी है, तो उसके लाभ पर हम जाएंगे अभी। यही चर्चा की संस्कृति बनाएगा, इसी से अभ्यक्त की आजादी बचेगी, इसी से लोकतंत्र बचेगा, इसी से माइनॉरिटी राइट्स बचेंगे, अल्पसंख्यक अधिकार बचेंगे, इसी से अल्पसंख्यक संस्कृतियों की बराबरी संभव होगी। बहुत जरूरी मूल्य है ये। इसी से आर्टिकल 19 बचेगा, पूरा 19, इसी से प्रेस की फ्रीडम बचेगी। तो आर्टिकल सॉरी सहिष्णुता बड़ा जरूरी मूल्य है। अब जरा बताइए सहिष्णुता बनती कैसे? आपको सहिष्णुता पर मैंने बता दिया काफी बात। सहिष्णुता के निर्माण के घटक, हिंदुओं में बलि जो होती है वो कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है। एक दो मंदिर हैं उनके जहां बलि देते हैं, जैसे कामाख्या मंदिर में देते हैं, विंध्याचल में एक मंदिर है वहां देते हैं, लेकिन ज्यादातर हिंदू मंदिरों में मांस बलि इनका निषेध है। लेकिन इस्लाम में बलि एक, और हिंदू धर्म बलि का बड़ा पुराना धर्म था, इसी का बुद्ध ने विरोध किया था। बुद्ध ने कहा था पशुओं के लिए दया करो, क्योंकि पहले हिंदू यज्ञ करते थे तो एक बकरा काट के डाल देते थे, गाय की बलि दे देते थे, गाय की बलि भी देते थे, आपने अतिथियों को गाय खिलाते थे हिंदू, डीएन झा को पढ़ना। हिंदू धर्म तो बलि से शुरू हुआ था, यज्ञ हवन में बलि देते थे, बाद में उस बलि की जगह कद्दू काटने लगे, सिंबॉलिक बलि देने लगे। जो इलाके ट्राइबल थे और वहां धर्म पहुंचा, वहां ट्राइबल लोग चूंकि मांसाहारी थे, तो उनमें जब धर्म पहुंचाया गया तो उन्होंने अपने मांसाहार अपने उसको धर्म के साथ जोड़ लिया। झारखंड में, नॉर्थ ईस्ट में यही कारण ज्यादा बड़ा कारण है। अरे निष्पक्षता खत्म हो गया भाई। अच्छा निष्पक्षता से पॉजिटिव, अरे निष्पक्षता से नहीं, और कुछ बताओ। तार्किक सोच से, अच्छा और बताइए भाई। गलत रूढ़ियों को ना मानने से तो आप प्रगतिशील बनते हैं, सहिष्णु नहीं। गलत रूढ़ियों, देखो किसी बात को ना मानने से तो तुम सहिष्णु नहीं बनोगे। सहिष्णुता की लिमिटेशन है, इसकी हानियां भी है कई बार। जिनका डाटा खत्म होने वाला उनको डांट के मैं कह रहा हूं कि चले जाओ क्लास से। ऐसी बात पढ़ाता हूं जो किताब में मिलती नहीं है, और तुम 10 रुपए के डाटा के चक्कर में बताते रहते हो डेटा खत्म हो गया। इसी बात को पढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी कोचिंग में जिनकी फीस 1.5-2 लाख रुपए है, वहां विद्यार्थी आते हैं। तुमको PW दे रहा है ये बात सस्ते में, तुम डेटा का रोना रो रहे हो। सार्वभौमिकता से कैसे तनिष्क गुप्ता? सार्वभौमिकता से तो कांत जैसा नियम बनेगा, इसमें तो बड़ा अपवाद ही नहीं होगा, एक ही नियम होगा। कांत में तो कोई सहिष्णुता नहीं बचेगी। रूपलता जी रोज क्लास में आया कीजिए, आप भी दुर्लभ हैं एकदम। आज ही चीन ने बहुत सारे दुर्लभ धातुओं को अमेरिका को भेजने पर रोक लगा दी, टैरिफ लगा दिया अमेरिका पर भी 34%। तो देखिए दुनिया में दुर्लभ चीजें कम होती जा रही हैं। रोज रोज क्लास में आया कीजिए, मिला कीजिए। देखो सपना डिफरेंट ओपिनियन को सुनना समझना ये तो सहिष्णुता है ही, इसे बनेगी कैसे? सहिष्णुता का मायने बताने से सहिष्णुता नहीं बनेगी, बनाने का तरीका तो कुछ और होगा ना। अरे देखो किम जोंग उन मेरा फूफा तो है नहीं यार,
तो उसका विचार मैं कैसे बताऊं? मेरे साथ रोज आके डिनर करता है, रोज गपशप होती है। किम जोंग उनको मुझसे क्यों पूछ रहे हो? चलिए सुनिए, ठीक है, मैं देख चुका। पहला तो सहिष्णुता बनती है जो आपने देखा था, आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग से। कैसे बनती, समझ लीजिए इसे। जब मेरे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है तो मैं क्या पाता हूं? मैं पाता हूं कि मेरे धर्म में 25 कमियां हैं, बहुत सारी बुराइयां मेरे धर्म में भरी हैं। तो जो मेरे धर्म के प्रति मेरा निरपेक्षतावादी दृष्टिकोण है कि मेरा धर्म महान है, मेरा धर्म दुनिया का आखिरी धर्म है, वो टूट जाता है। फिर मैं दूसरे धर्म के प्रति उतनी घृणा नहीं पालता। दूसरे धर्म वाला आदमी भी अगर ये दृष्टिकोण विकसित कर ले, वो भी अपने धर्म में 25 कमियां समझ लेगा। इसका मतलब ये नहीं मैं धर्म छोड़ दूंगा, रहूंगा हिंदू ही, लेकिन हिंदू रहने पर भी समझूंगा कि हिंदू में जो बात लिखी गई सब सही नहीं है। रहूंगा मुसलमान ही, लेकिन समझ लूंगा कि मुसलमान होने के नाते इस्लाम की सब बात सही नहीं है। इसको कहते हैं क्रिटिकल दृष्टिकोण, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, मैं पैदा हुआ, मेरे माता पिता हिंदू थे इसलिए मैं हिंदू हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि इस धर्म में कमियां भी हैं। मैं पैदा हुआ होता मुसलमान के घर, इस्लाम का परवरिश हुई होती मेरी, मैं समझता कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन इस्लाम में कमियां हैं। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं तो सारी ओपिनियन की कमियों से परिचित होते हैं। जब अलग अलग ओपिनियन की कमियों से परिचित होते हैं तो आप समझने लगते हैं कि कोई ओपिनियन परफेक्ट नहीं है। जब कोई ओपिनियन परफेक्ट नहीं है तो फिर किसी ओपिनियन को अंतिम ओपिनियन क्यों माना जाए? तो जितना आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, उतना आप किसी एक आदमी, किसी एक किताब, किसी एक मसीहा, किसी एक पैगंबर की हर बात नहीं मानते। तो आप जब उसकी हर बात नहीं मानते तो आप में निरपेक्षतावादी, अतिवादी, कट्टरतावादी दृष्टिकोण टूटता है और आपने दूसरे दृष्टिकोणों को भी स्वीकार करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो जितना क्रिटिकल थिंकिंग का दृष्टिकोण का विकास होता है, इससे क्या होता है? इससे अलग अलग मतों की कमियों या सीमाओं का ज्ञान, अलग अलग मतों की सीमाओं कमियों का ज्ञान होता है। इस ज्ञान से मैं क्या कर पाता हूं? इससे अपने मत की सीमाएं समझने पर उसके प्रति निरपेक्षतावादी दृष्टिकोण टूटता है। इसके टूटने से सहिष्णुता का निर्माण होता है। दूसरा, किससे? बहुसंस्कृतिवादी नैतिकता के विकास से। दुनिया में जितनी मल्टीकल्चरल सोसाइटी होगी, में टॉलरेंस ज्यादा होगा, क्योंकि बहुसंस्कृतिवाद आप पढ़ चुके हैं। मल्टीकल्चर क्या बताता है? कोई एक कल्चर अंतिम नहीं है। क्या करता है? अल्पसंख्यकों के सिद्धांतों, उनके अधिकारों का संरक्षण करता है। इससे विविधता बहुलता बढ़ती है। तो मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रहने वाले लोग ज्यादा टॉलरेंट होते हैं। आप चले जाएंगे सऊदी अरेबिया, कम टॉलरेंस होगा। भारत आएंगे उसकी तुलना में ज्यादा होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया टॉलरेंस सोसाइटी नहीं है। आप अफगानिस्तान चले जाएंगे, तालिबान के शासन में मल्टीकल्चर नहीं है, टॉलरेंस बहुत कम होगा। गाना सुनोगे कि नहीं सुनोगे, तालिबानी तय करेंगे। भारत में गाना सुनोगे कि नहीं सुनोगे, आप तय करोगे। आपके गाना सुनने से आपका ऑटो वाला गाना बजा के जा रहा है, आप सड़क पर उसका गाना बंद नहीं कर सकते, ऑटो वाला फट पड़ेगा, कैसे गाना रोक दोगे? आप किसी दाढ़ी नहीं चेक कर सकते कितनी बड़ी दाढ़ी है। आप औरतों घर के अंदर नहीं भेज सकते। सब टॉलरेंस है, सब बात स्वीकार हो जाती है, क्योंकि मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। चाहे जो पहनावा पहन के घूमो, चाहे गाना बजा के घूमो, दाढ़ी रख के घूमो, दाढ़ी कटवा के घूमो। तो आप जब देखते हैं कि अलग अलग तरह के पहनावे, खान पान, परंपराएं सब समाज में मौजूद हैं, तो उससे सहिष्णुता बढ़ती है। तीसरा, स्वतंत्रता के मूल्य तथा उदारवादी नैतिकता के सुदृढ़ीकरण से। जितना लिबरल वैल्यूज मजबूत होंगे, जितना लिबर्टी ज्यादा होगी, संकल्प स्वतंत्रता ना, विकल्प की बहुलता होती है उसमें। चुनने की आजादी कब संभव? जब एक से ज्यादा विकल्प हो। तो जितना उदारवाद बढ़ेगा, स्वतंत्रता बढ़ेगी, उतने विकल्प बढ़ेंगे, उतनी सहिष्णुता बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात कावेरी, एकदम बढ़िया बात कह दी तुमने ना। खुले समाज से, ओपन सोसाइटी बनाने से, चर्चा की संस्कृति से, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सामाजिक लोकतंत्र की मजबूती से। राजनीति वाला लोकतंत्र नहीं जहां चुनाव लड़ते हैं लोग, समाज वाला लोकतंत्र जहां स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव टूटता है, औरतों की बात भी सुनी जाती है। क्योंकि पितृसत्ता वाले समाज में, जहां समाज में लोकतंत्र नहीं है, वहां औरतों की बात को सहन नहीं करते मर्द। तो इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं चांदनी की बात को सहन कर लूंगा। गलत समय थैंक यू बोलेंगी तो उसको सहन नहीं किया जाएगा।
इनको थैंक यू बोलने के बजाय क्लास से चले जाना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आप टॉलरेंस बना सकते हैं। अब आप जानते हैं कि सहिष्णुता के लाभ क्या हैं। सहिष्णुता के लाभ बहुत सारे हैं। इसके लाभों को आप निजी जीवन की नैतिकता में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था? इससे अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा होती है, इससे बहुसंख्यकों की तानाशाही को हम रोक पाते हैं। क्या कहेंगे इसे? बहुसंख्यक वर्ग की सांस्कृतिक तानाशाही से बचाव, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा, इससे सांप्रदायिक सांस्कृतिक संघर्ष पर नियंत्रण। यही तो देखो महत्व, ही तो लाभ है मोहम्मद। यही तो लिखा है। क्या लिखा देखो? लाभ मतलब इसका महत्व क्या है? कहा इससे अल्पसंख्यक अधिकार बचेंगे, इससे बहुसंख्यक वर्ग अपनी सांस्कृतिक तानाशाही नहीं थोप पाएगा, सांप्रदायिक सांस्कृतिक संघर्ष दंगा नहीं होगा, समाज ज्यादा टॉलरेंट होगा तो दंगा नहीं करेगा। क्या कहोगे? सांप्रदायिक हिंसा पर नियंत्रण। राज्य में हिंसा की मात्रा क्या होगी? टॉलरेंस बढ़ेगा तो हिंसा कम हो जाएगी। टॉलरेंस सोसाइटी में लोग अलग अलग विरोधी बात को भी स्वीकार कर लेते हैं, बात का जवाब बात से देते हैं। राणा सांगा को कुछ कहोगे तो तुम्हारे घर नहीं आएंगे। हम कोई इतिहास से तथ्य निकाल के तुम्हारी बात पर एक टिप्पणी कर देंगे। फिल्म में कोई बात दिखा देंगे तो थिएटर में तोड़फोड़ नहीं करेंगे। करणी सेना को नहीं भेजेंगे या कोई और सेना, परशुराम सेना सड़क पर नहीं उतरेगी। हम बात को बात से काटेंगे। टॉलरेंस सोसाइटी क्या करती है? डिबेट करती है, डिस्कोर्स से मामले सेटल करती है, स्ट्रीट पावर से नहीं। तो इसके लाभ होंगे इस तरह के। प्रभुत्व से बचाव होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, अव्यक्त की आजादी बढ़ेगी, मीडिया आजाद होगा, सरकारों को तानाशाह बनने से रोका जा सकेगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं पैदा होगा। ठीक है, इस तरह के लाभ आपको टॉलरेंस से मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला मूल्य जो हमारा है वो है समानुभूति, सहानुभूति। इनको मैं हमेशा साथ ही पढ़ाता हूं, एक साथ इसका मतलब बता देता हूं। नम्रता जी भी रुकिए, अभी न जाओ छोड़कर, टॉपिक कभी पूरा नहीं हुआ। सहानुभूति, समानुभूति और करुणा। सहानुभूति क्या होती है? देखो तीन जो ये मूल्य हैं, ये संवेदनशीलता का क्रमशः कम से ज्यादा होना है। सहानुभूति में कम संवेदनशीलता, समानुभूति में उससे ज्यादा, करुणा में सबसे ज्यादा। कैसे? दूसरे की पीड़ा को समझना, उसको हिम्मत देना। हिम्मत देना तो कैसे हो गया भाई? समझो, इसका एक उदाहरण मैं अक्सर कक्षा में देता हूं, वही उदाहरण दोहरा दे रहा हूं। देखो, या वही मायने बता दे रहा हूं। सहानुभूति का मतलब होता है दूसरे की पीड़ा की सैद्धांतिक समझ। आपने पढ़ा था एटीट्यूड में और सहिष्णुता में, सत्यनिष्ठा में पढ़ा था मनसा वाचा कर्मणा, और एटीट्यूड में पढ़ा था संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, व्यवहारात्मक। ज्ञान, भावना और क्रिया। ये ज्ञान, भावना, क्रिया वाला समझिए। अगर आपको दूसरे के पीड़ा का ज्ञान या समझ है, आप दूसरे की पीड़ा को समझ लेते हैं,
तो संवेदनशीलता के इस स्तर को सहानुभूति कहते हैं, सिंपैथी। अगर आप दूसरे की पीड़ा को समझ भी लेते हैं और महसूस भी कर लेते हैं, समझते भी हैं, महसूस भी कर लेते हैं, इसको कहते हैं समानुभूति, इंपैथी। केवल समझते हैं, ज्ञान है, सहानुभूति। समझते भी हैं और उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा की तरह महसूस कर लेते हैं, समानुभूति। और दूसरे की पीड़ा को ना सिर्फ समझते हैं, महसूस कर लेते हैं, बल्कि दूसरे की पीड़ा को समाप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं, व्यवहार करते हैं, करुणा। तो करुणा में ज्ञान यानी समझ, अनुभूति और व्यवहार तीनों शामिल है, से तीनों शामिल है। जबकि इसके विपरीत समानुभूति में ज्ञान और अनुभव शामिल है, सॉरी, और सहानुभूति में ज्ञान का तत्व प्रबल है। जैसे देखो, इसको समझो। एक व्यक्ति है, वो एक बच्चे को रोते हुए देखता है, उसको दुख होता है, कहता बच्चा रो रहा है, पीड़ा में है। यह स्तर किसका है? यह स्तर है सहानुभूति का। दूसरा एक व्यक्ति है जो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह समझ रहा है। वो उस रोते हुए बच्चे की मां के पास पहुंचा और कहा क्या मदद ऑफर कर सकते हैं, तो उसका भी उतना ही बड़ा बच्चा है, एक उसको दूसरे के बच्चे में अपने बच्चे की छाप दिख रही है, उसका बच्चा भी ऐसे रोता है, परेशान होता है कभी पीड़ा में, तो समानुभूति है। और तीसरा उसकी मां है बच्चे की, जिस बच्चा रो रहा है, 1 घंटे से रो रहा, मां भी रोने लगी, करुणा। करुणा संवेदना का उच्चतम स्तर है, ठीक है। तो अगर आप अखबार पढ़ते हैं और आप गजा में इजराइल के द्वारा स्कूल पर किए गए बमबारी की खबर पढ़ के चक चक की आवाज निकालते हैं, मुझसे कहते हैं बहुत बुरा हो रहा है, और फिर उसके बाद कुछ देर बाद अपने काम पे लग जाते हैं, तो आपको सहानुभूति है। आप दिन भर डिस्टर्ब रहते हैं, आप फील कर रहे हैं कि गजा में बच्चे किस मुश्किल में होंगे, समानुभूति है। केवल अखबार पढ़ने से आपके अंदर पैदा हुई पीड़ा उसी दिन खत्म नहीं होगी। और अगर आप गजा के बच्चों की पीड़ा की को ध्यान में रख के रैली निकालते हैं इंडिया में, इजराइल गलत कर रहा है, इसका विरोध करना चाहिए, लोगों को इकट्ठा करते हैं, सिविल सोसाइटी को इकट्ठा करते हैं, आप में कंपैशन करुणा है। तो करुणा जो है ना, वो क्या है? इसमें 3 बातें आ गई, ज्ञान प्लस भावना प्लस सेवा। इसमें ज्ञान प्लस अनुभूति और इसमें ज्ञान। संवेदनशीलता के उस स्तर पर जहां सेवा, दूसरे को पीड़ा से उबारने की बात आए, वो करुणा है। जहां दूसरे के पीड़ा को समझने का वो स्तर आ जाए कि आप उस पीड़ा को अपनी पीड़ा की तरह महसूस करने लगे, समानुभूति है। और जहां पीड़ा को सिर्फ आप समझ लेते हैं, वो सहानुभूति है, ठीक है। इस पर हम लोग थोड़ी सी बात कल की कक्षा में और कर लेंगे, और फिर हम कल अगले टॉपिक पर जाएंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस पर। 2-3 दिन और रुक जाइए, आपने इतने दिन वेट कर ही लिया, 2-3 दिन और रुक जाइए। इमोशनल इंटेलिजेंस को खत्म करने पर जब मैं मान लूंगा कि 5 यूनिट आपके लगभग कंप्लीट हो गए, तब फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर और केस स्टडी पर शुरुआत कर लेंगे। उस समय गांधी, एटीट्यूड, इस बीच में आप रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो आज यही रुकेंगे।